नमस्कार। द जिप्टर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग जिस तरह से द जिप्टर क्लासेज को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको तो मन ही नहीं कर रहा है। अब एकदम मतलब मन कर रहा है कि सारा सब्जेक्ट जो है धीरे धीरे यूट्यूब पर स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट करने का मन भी अब हो ही गया है लगभग, और स्टार्ट भी बहुत जल्द करेंगे। जिस तरीक़ा से चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिस तरीक़ा से आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत पहले तो धन्यवाद। और अब जो है आपको यूट्यूब पर सब्जेक्ट वाइज मतलब सारा सब्जेक्ट के जो होगा ना वह पढ़ाया जाएगा, और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। अभी तो फिलहाल हम 10वीं के सभी छात्रों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। 10वीं क्लास के जितने भी छात्र हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए भी तुरंत वीडियो लेकर हम तुरंत चैप्टर वाइज और सभी सब्जेक्ट का लेकर आएंगे, चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, मतलब पूरा साइंस का जो वीडियो होगा मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल एक बार मेरे साथ जुड़ कर देखिए। द जिप्टर क्लासेज जो है इसके साथ जुड़ कर देखें, और आपको बेहतर से बेहतर फील होगा कि आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि जो है एक बार आप जिप्टर क्लासेज ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कहीं पर जाने का मन जो है वह नहीं करेगा। ठीक है, उसके हम जो वीडियो को है आगे बढ़ा रहे हैं। और 10वीं क्लास के लिए एक बार और बात बोलना चाहेंगे कि 10वीं क्लास का जो अभी हम जो चैप्टर लेकर आए हैं वह फिजिक्स का है। और पहला जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, और क्लास जो है यह फर्स्ट है। 10वीं क्लास के लिए मेरा जो ये क्लास है वह पहला क्लास है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बेहतर तरीका से सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा द जिप्टर क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए पहला जो चैप्टर है फिजिक्स में वह है मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहला जो ऑप्शन है, एक मिनट थोड़ा सा देखेंगे। पहला जो ऑप्शन है सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि पूछ रहा है प्रकाश की किरणें किस प्रकार से गमन करती है। तो कह रहा है कि सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, और किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कि सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखेंगे थोड़ा सा और भी पिक्चर लगाए हुए हैं। ये जो है प्रकाश को तो प्रकाश जो है यहाँ पर से देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग किरण, प्रकाश की किरण। इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर लाइट देखो निकल रहा है, तो ये एक प्रकार का किरण है। यहाँ पर भी लाइट निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। अभी थोड़ा इसको समझ लेते हैं, तब उसके बाद दूसरा प्रश्न पर चलेंगे। देखिए ये वाला जो है, अगर इस प्रकार की प्रकाश की किरणें एक साथ समूह में गमन करती है। प्रकाश की किरणें के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि प्रकाश की किरणें एक साथ समांतर रेखा में गमन करती है तो उसको समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अगर प्रकाश की किरणें
चारों तरफ से एक बिंदु पर आकर मिलती है, चारों तरफ से एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और देखो ये दोनों पिक्चर लग रहा है कि सेम लग गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बताते हैं। अगर प्रकाश स्रोत अगर एक बिंदु के रूप में हो और वहाँ से प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकल रही हो, बाहर की तरफ निकल करके फैल रही हो, तो इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहा जाएगा, अपसारी किरण पुंज कहते हैं या फिर कहा जाएगा। अब समझते हैं। देखिए कोई भी जो बल्ब है चाहे कहीं पर सूर्य तो बहुत अनंत दूरी पर है, जहाँ से सूर्य जो है वो बहुत बड़ा है, वहाँ से चूंकि प्रकाश का उद्भव हो रहा है, निकल करके चारों तरफ फैल रहा है, तो जो सूर्य होगा उसके नज़दीक में अगर प्रकाश की किरण का बात करेंगे तो वह आपका हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। या कोई भी बल्ब है, मान लेते हैं कि यहाँ पर बल्ब है, ये वाला बल्ब है यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है चारों दिशाओं में फैलती जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अच्छा याद रखें कैसे? अप माने क्या होता है? ऊपर, और ऊपर का मतलब यहाँ समझेंगे कि जहाँ पर वस्तु है वहाँ से चारों तरफ ऊपर की ओर निकल रहा है। अप माने ऊपर, अपसारी किरण पुंज। अब देखो इसमें आ रहा है अभिसारी में अपसारी में कन्फ्यूजन हो जाता है फिगर में, तो इसमें कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं तब। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, अ के बाद भी लिखा हुआ है, तो अ के बाद जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है भीतर। क्या होता है? भीतर। और मतलब सुविधा के लिए हम बता रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक याद रहे। भीतर, इसका मतलब है कि सारी जो किरणें हैं अगर एक बिंदु पर भीतर की ओर जाकर मिल रही है तो उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में? तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो प्रश्न है वह आपका ये है, परावर्तन के नियम से। अच्छा दिख जाएगा, एक मिनट में दिख जाएगा, धुंधला दिख रहा है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। तीसरा सी ऑप्शन जो है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। पहले तो ये वाला थोड़ा सा साफ नहीं हो पा रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ से साफ हो गया, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है उससे क्या पता चलता है? प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है उससे क्या पता चलता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण को ये देखो चिकनी सतह है, ये वाला चिकनी सतह है। जब प्रकाश की पतली किरण को किसी चिकनी सतह पर डाला जाता है तो जिस बिंदु पर वह टकराता है वहाँ पर अगर एक लंब खींच देते हैं, तो आने वाली किरण आपतित किरण और टकरा करके यह चिकनी सतह से दूसरी दिशा में लौट जाती है। तो आने वाली किरण और आपतित किरण, ये वाला आने वाली आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण बोलते हैं। और इसको सूचित किया जाता है किससे? आई से। और जो ये वाला दूसरा जो अभिलंब है, जहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ा है चिकनी सतह पर, उसको कहते हैं अभिलंब। वहाँ से जो लंब खींचा गया है उसका नाम है अभिलंब। और जो ये वाला बिंदु है इसका नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है इसका? आपतन बिंदु नाम है। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और जो चिकनी सतह से टकरा करके प्रकाश की किरणें निकलती है, उनके बीच में आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, जो टकरा करके किरण निकलती है उसका नाम क्या है? परावर्तित किरण।
इनके बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं उसको? परावर्तन कोण बोलते हैं। और इसको किससे सूचित किया जाता है? तो आर से। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम यही है कि जितना डिग्री पर आप विलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाती है, ठीक उतना ही कोण पर परावर्तित किरण अभिलंब से होकर निकल जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है उससे ये ज्ञात होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के, अब एक और बात समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में, परावर्तन के संदर्भ में, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और आपतन बिंदु से, यानी कि जहाँ पर आपतन बिंदु था वहाँ से आपतित किरण जो है टकरा करके वापस लौट जाती है, वह परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर एक ही समतल में होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिला हुआ है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है और तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा जो है, ये पहला हो गया, और दूसरा जो है वो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर सूचित करते हैं। इसका मतलब हो गया कि कोण आई बराबर कोण आर। तो इस तरह से हमारा जो प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो सही आंसर जो हो गया आपका, इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो कौन सा हो गया? ए हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब समझते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात का मतलब होता है कि वह स्थान जहां पर हवा नहीं हो, वायु नहीं हो। देखिए निर्वात का मतलब समझते हैं, नी का मतलब नहीं, आवात का मतलब होता है हवा, वात का मतलब होता है वायु या हवा। वह स्थान जहाँ पर नहीं हो, वायु नहीं हो, उसी को क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? यानी प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में निर्वात में 1 सेकंड में कितना दूर चला जाता है, ये बताना है हम लोग को। तो पहला ऑप्शन है आपका 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जो दूसरा ऑप्शन है 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और जो तीसरा ऑप्शन है 3 गुना 10 के पावर, यहाँ पर 8 लिख देते हैं, मिसिंग है, 3 गुना 10 के पावर 8 ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ दीज है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। याद करेंगे इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब क्या करते हैं कि ऑप्शन में देख रहे हैं कि 10 के पावर 8 इस तरह के रूप में है, 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि ये तो किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में अगर इसको 10 के पावर में बदलते हैं तो 3 गुना 1 2 3 4 5, 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला तो आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 गुना 10 के पावर 8 है, किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मीटर में होगा कि नहीं होगा, या तो मीटर में होगा नहीं तो सेंटीमीटर में होगा। तो देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर में होता है 1000। तो 3 गुना 10 के पावर 5, और किलोमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो कितना से गुना करेंगे? 1000 से गुना करते हैं और किलोमीटर की जगह पर क्या हो जाएगा? मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब समझते हैं 1000 का मतलब हो गया, 1000 का मतलब कितना हो गया? 10 के पावर 3। 1000 का मतलब हो गया 10 के पावर 3, और गुना में पावर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा जो इस तरह से जो आंसर हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 गुना 10 के पावर 8
मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जब मान लेते हैं कि 10 के पावर 8 मीटर में हो गया तो उतना तो सेंटीमीटर में होगा नहीं, तो इसलिए ये भी आंसर क्या है, गलत है। जो आंसर होगा वह कौन होगा, ए आंसर होगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 4 नंबर है वह देखते हैं। देखिए अब इसको समझ लेते हैं। इसमें बताइए आप लोग, अभी तुरंत बताए हैं पहले, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? अभी बताएं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ये हो गया आपका पहला। दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो प्रकाश के कुल कितने नियम हुए, 2। कौन कौन सा, समझ गए? पहला जो बताया कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत के डॉक्टर दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दांत को क्या करना है, बड़ा करके देखना है। तो जो दंत विशेषज्ञ है यानी कि जो दांत के डॉक्टर हैं वह दांतों को बड़ा करके देखने के लिए, या गला हो गया उसमें नहीं दिख रहा है तो उसके लिए भी एक दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो वह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पर सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, कि चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बता देते हैं, समतल दर्पण जो होता है वह जितना वस्तु का आकार होता है उसी आकार के प्रतिबिंब को बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें थोड़ा सा जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा बनता है, और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो होता है वह प्रतिबिंब को वस्तु को छोटा करके प्रतिबिंब के रूप में दिखाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। अवतल दर्पण का एक और प्रयोग बताते हैं। मेन जो है अवतल दर्पण का एक जगह और प्रयोग होता है, वह यहाँ होता है कि जो बार्बर होते हैं, कहने का मतलब है कि जो नाई होते हैं, बाल काटने वाले होते हैं, उनके सैलून में जो आप बाल उस चेहरा के आपके सामने जो रहता है, पीछे जो दर्पण लगा रहता है उसमें वह कौन सा दर्पण होता है, तो वहाँ पर भी कौन सा होता है, अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यह देखिए, आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ए और बी दोनों होता है, डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, तो समतल हो। जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब परावर्तक सतह क्या होता है, जैसे घर में शीशा हो गया, हम लोग शीशा में अपना जाकर के चेहरा देखते हैं, तो जिधर से चेहरा देखते हैं शीशा में ना, उसको कहते हैं परावर्तक सतह। यानी कि जिधर वस्तु को रखा जाएगा और उसका प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा, तो जिधर वस्तु को रखा जाता है दर्पण के सामने, जिधर हम लोग अपना चेहरा देखते हैं उसको कहते हैं परावर्तक सतह। और एक तरफ जो होता है शीशा के पिछले भाग में पेंट रहता है, उसको कहते हैं कलई किया हुआ भाग या रजित भाग कहते हैं। इसको कहते हैं कलई किया हुआ भाग। पेंट भी किया जा सकता है, कलई किया हुआ भाग जो होता है।
तो परावर्तक सतह समझ गए। समतल दर्पण के बारे में और 2 पॉइंट बात कर लेते हैं। समतल दर्पण जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है और उसकी एक फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या उसकी अनंत होती है, यानी कि समतल का मतलब हो गया समांतर। अब पता नहीं चलेगा कि उसका रेडियस क्या है, तो इसका मतलब है उसका रेडियस अनंत है। तो इसीलिए f बराबर एक और फार्मूला भी है r/2, तो इस पर रखते हैं, अगर r का मान अनंत रखते हैं तो f का मान भी क्या आ जाएगा, अनंत बटा 2 करते हैं तो f का मान भी अनंत आ जाता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का मान अनंत होता है, और आगे हम लोग समझाएंगे। अच्छा, इसका जो आंसर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा, तो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। कुछ केस में वास्तविक बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वह क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सर्च लाइट देख लीजिए, ये वाला है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जहां से प्रकाश की किरणें, परावर्तक सतह समझ में आ रहा है, प्रकाश की किरणों को वहां पर प्रकाश की किरणें पड़े और उसको टकरा करके वापस लौटा दे। तो प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश तो इसी में से निकलेगा, इसमें टकरा करके बाहर आएगा। तो जो प्रकाश की किरणों को ये फैलने नहीं देता है, ज़्यादा फैलेगा तो फिर उसके प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। तो इसलिए इसमें जो यूज किया जाता है परावर्तक सतह, सर्च लाइट में परावर्तक सतह जो यूज किया जाता है वह किस टाइप का होगा, उत्तल होगा कि अवतल होगा कि समतल होगा। अगर उत्तल करते हैं तो उत्तल क्या करता है ना कि प्रकाश की किरणों को छितराता है। अवतल क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह एक्यूमुलेट करता है। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करता है। तो ये वाला जो होता है ना, इसमें जो लगाया जाता है वह ज़्यादा प्रकाश जो है छितराए नहीं, मतलब तीव्रता बनी रहे। तो इसलिए इसमें अवतल दर्पण जैसा परावर्तक सतह यूज किया जाता है। दर्पण नहीं रहता है, दर्पण के जैसा ही इसमें अवतल दर्पण के जैसा ही परावर्तक सतह यूज किया जाता है ताकि जो है प्रकाश की तीव्रता बनी रहे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा बताइए, समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण में एक वस्तु जो है वास्तविक रूप से सामने रखा गया है, परावर्तक सतह के सामने रखा गया है, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी। उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा। आभासी पहला ऑप्शन है आभासी छोटा, दूसरा का ऑप्शन है आभासी बड़ा, तीसरा का ऑप्शन है आभासी वस्तु के आकार का। तो बता देते हैं, पहले तो इसी से पकड़ा जाएगा कि समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसी वस्तु का ना छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना बड़ा बनाता है। समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, मान लेते हैं कि ये वस्तु हो गया, इसको समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो जितना दूरी दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही वह पीछे प्रतिबिंब बनाता है और सेम साइज का बनाता है, ना बड़ा ना छोटा। तो ये जो हो जाएगा आभासी बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, आभासी वस्तु के आकार का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखेंगे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है किस दर्पण, वह कौन सा दर्पण है जो वास्तविक वस्तु है उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो समतल दर्पण में तो बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में बनता है कि नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में एकदम बनता है। और अवतल दर्पण में बनता है कि नहीं बनता है, अवतल दर्पण में सब केस में तो नहीं बनता है, लेकिन एक केस में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। और वह केस होता है अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक बनता है। आभासी का मतलब क्या, काल्पनिक। आभासी का मतलब काल्पनिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। यानी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन कौन दर्पण बना सकता है, तो तीनों, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका आंसर जो हो गया वह कौन सा हो गया, डी आंसर। सही आंसर क्या है, तो डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, कर है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और दोनों। अब बताते हैं आपको, समझिए। थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे, ध्वनि और प्रकाश।
ध्वनि समझ में आ जाएगा तो प्रकाश वाला भी समझ में आ जाएगा। ध्वनि है, हम यहाँ हैं, हम कैमरे में यहाँ पर है और एक दीवार के उधर एक लड़का है, हम उधर से चिल्लाए, उसका नाम रख करके चिल्लाए और उसको सुनाई देगा कि नहीं? उसको सुनाई देगा क्योंकि जो ध्वनि का जो ध्वनि तरंग होता है वह जहाँ से उसको मुड़ने का रास्ता मिल जाता है वहाँ से वो मुड़ करके श्रोता के पास पहुँच जाता है, श्रोता के पास पहुँच जाता है। अगर श्रोता मतलब समीप में होगा तब तो उसको उस तरह के तरंग को जो बार बार मुड़ता हो उसको कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग, और एक अनुप्रस्थ तरंग होता है जो एकदम सीधे जाएगा, थोड़ा सा विचलन होता है। प्रकाश जो है ना, प्रकाश वह एक सीधा जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे तरंग के रूप में जाता है, कम मुड़ता है लेकिन कम मुड़ता है। प्रकाश के मुड़ने की घटना को तो विवर्तन कहा जाता है, इसको बाद में पढ़ना है, आगे क्लास में पढ़ना है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है वह ध्वनि है और जो अनुप्रस्थ तरंग है वह कौन सा है? प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण कौन है? ध्वनि है। ध्वनि जो होता है, दीवार के पीछे भी कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह उसके पास चला जाएगा, जबकि प्रकाश जो है यहाँ से प्रकाश दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचाएंगे तो बीच में जो माध्यम होना चाहिए वह अपारदर्शी नहीं होना चाहिए, यानी कि बीच में दीवार हो गया और जगह छोड़े तो प्रकाश मुड़ करके उसके पास नहीं जाएगा, जब जाएगा तब सीधा जाएगा। तो इसको कहते हैं कि प्रकाश जो है कौन सा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? हमेशा सीधा कौन बना सकता है? अब की बार जो है प्रश्न अलग है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? ठीक है, देखते हैं, एक मिनट। देखिए, पहला ऑप्शन है समतल कमा उत्तल, यानी कि दोनों। किस वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? समतल उत्तल कि समतल अवतल कि उत्तल अवतल? तो एक तो आपका कौन हो जाएगा? समतल हो जाएगा। समतल हमेशा सीधा कह रहा है तो समतल हो गया। समतल हमेशा सीधा बनाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनाता है तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में है कौन सा दर्पण एक और हो जाएगा? उत्तल होगा कि अवतल होगा? तो अवतल जो होता है वह हमेशा नहीं बनाता है, केवल एक केस में बनाता है, जबकि उत्तल जो है वह हमेशा बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है पहला हो जाएगा समतल और उत्तल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है घिसा कांच होता है। घिसा हुआ कांच होता है जैसे कांच है, इसको रगड़ दिए हैं जमीन पर या कहीं दीवार पर रगड़ा गया है, कहीं पर ऐसे रगड़ा गया है। तो पारदर्शक होता है। पारदर्शक का मतलब आर पार प्रकाश को जाने देगा, और पारदर्शक का मतलब प्रकाश को बिल्कुल आर पार नहीं होने जाने देगा। अब पारभासक का मतलब होगा कि प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर के दूसरे तरफ जाने देगा और कुछ भाग को नहीं जाने देगा। तो घिसा कांच जो होता है वह पारभासक होता है। और इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको अर्धपारदर्शक भी बोलते हैं, अर्धपारदर्शक भी बोला जाता है। घिसा हुआ कांच को तेल लगा हुआ कागज क्या है? घिसा हुआ कांच का उदाहरण है, मतलब घिसा हुआ कांच के जैसा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो, ये प्रश्न कहाँ से थोड़ा सा, आपतन कोण और परावर्तन कोण देख लेते हैं, सुधार देते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है। आई बराबर आर की आई बराबर, यहाँ पर आई है, आई बराबर 2r या 2i बराबर r या i बड़ा r। तो हम बताए हैं कि आपतन प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा है नियम वह है आपतन कोण बराबर कौन सा? परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन का नियम तो यही कहता है, आपतन कोण को i से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण के r से सूचित करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? i बराबर r हो जाएगा। पहला आंसर सही हो गया। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
सब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है वह आपका एक दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और छोटा बनाने के लिए अवतल चाहिए कि उत्तल दर्पण चाहिए? तो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है वह वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना सकता है? तो छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। बाकी जो होता है समतल दर्पण सेम आकार का बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब को और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा धुंधला दिख रहा है, एक दो सेकंड रुकेंगे। देखिए प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण हो गया, देखो अवतल दर्पण ये हो गया अवतल दर्पण, और इसमें कह रहा है कि ये वाला हो गया ध्रुव और फोकस, इसके बीच में वस्तु को रखते हैं यहाँ पर। तो बताए हैं कि अवतल दर्पण में यही वाला एक केस है जो अवतल दर्पण में वस्तु का, जब वस्तु जो ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह पीछे बनता है और सीधा बनता है। पहले तो पीछे बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और सीधा का मतलब समझिए कि सीधा बनेगा तो एक बात है कि काल्पनिक भी लगभग हो ही जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बड़ा और क्या हो जाएगा, काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? बड़ा और आभासी। तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? बड़ा और आभासी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण का मतलब हो गया पीछे वाले भाग, जिसे देख लेंगे यहाँ पर ये मोटरसाइकिल हो गया। मोटरसाइकिल का ये पीछे वाले भाग को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसको ही साइड मिरर कहते हैं, उसको ही पार्श्व दर्पण कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर मोटरसाइकिल का पीछे वाला साइड मिरर हो गया, इसको बताना है कि ये किस दर्पण का, इसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल हुआ रहता है। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो पीछे इसमें देखते भी हैं तो वस्तु जो होता है काफ़ी छोटा दिखाई देता है, और छोटा वस्तु का प्रतिबिंब कौन दर्पण बना सकता है? तो वह बना सकता है उत्तल दर्पण। कौन बना सकता है? उत्तल दर्पण बना सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी का जो बाल होता है उसको थोड़ा सा बड़ा करके देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है, जो सैलून होता है उसमें जो होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? मतलब चेहरा जो है थोड़ा सा, चेहरा पर जो बाल है वह थोड़ा सा साफ दिखे, तो इसके लिए कौन सा दर्पण है? पीछे बताया है कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि F बराबर R/2 सत्य है। अवतल दर्पण के लिए सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य है। उत्तल दर्पण में सत्य है कि नहीं है? एकदम सत्य है। समतल दर्पण में सत्य है कि नहीं है? तो समतल दर्पण में F का मान जो होता है इन्फिनाइट होता है और R का भी मान क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? A और B दोनों में, केवल उत्तल और अवतल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा होता है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो सबसे पहले आवर्धन बराबर एक फार्मूला होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। एक और होता है m, इसको शॉर्टकट में लिख सकते m बराबर h डैश बटा में h, और एक और होता है m बराबर
माइनस भी बटा में यू, माइनस भी बटा यू। अगर अब यहाँ पर समझते हैं, ये तो हो गया। m बराबर अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, m बराबर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है और m बराबर आ रहा है निगेटिव, तो निगेटिव आने का और पॉजिटिव आने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वस्तु जो है वस्तु सीधा है। कैसा है? सीधा। कैसा है? सीधा। अगर एक मिनट, यहाँ पर निगेटिव है ना, अगर निगेटिव आ रहा है तो वस्तु जो है प्रतिबिंब की तुलना में उल्टा है, या वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब उल्टा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब है वह क्या है? सीधा है। कैसा है? सीधा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा एक मिनट, इसका आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो हो जाएगा ऋणात्मक आ रहा है तो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण कहते हैं उत्तल और अवतल। जो अवतल और उत्तल बना है यह गोलीय दर्पण से ही बना हुआ है। तो उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में जो f होता है, और f मतलब फोकस दूरी, और एक वक्रता त्रिज्या r जो होता है, या कैपिटल R भी लिख सकते हैं, r होता है, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है? r/2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन b को अगर देखेंगे तो r बराबर लिखा है 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, r बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज केवल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, तो इतना ही, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। तो अब जो है अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश का परावर्तन का। और चलिए ठीक है, अब इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहेंगे। इतना ही कहकर जो है क्लास को ऑफ। ठीक है, थैंक यू।